स्वागत है आपका सिम्बायोसिस एजुकेशन में। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर महेंद्र कुमार धाकड़। बातचीत की श्रृंखला में सर आपका सिम्बायोसिस एजुकेशन में स्वागत है। जी धन्यवाद अनुज जी। सर आप अभी सिद्धार्थ शिक्षा संस्थान कोट खादाव में प्राचार्य पद पर कार्यरत है। आपने विभिन्न पदों पर कार्य किया, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में कार्य किया, तो उस कार्य के दौरान आपके क्या अनुभव रहे और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपका प्रश्न बहुत उचित है, बहुत अच्छा भी है। अब इन प्रश्न का उत्तर मैं आपको दो हिस्सों में देना चाहूंगा। पहले आपने पूछा आपका अनुभव कितना रहा, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, सेवाएं दी है और चुनौतियां क्या क्या रही है। सबसे पहले मेरा जो अनुभव है लगभग 20 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 18 साल से मैं कार्यरत हूँ। मैंने सहायक आचार्य से अपना कार्य शुरू किया, एसोसिएट प्रोफेसर भी मैंने काम किया और वर्तमान में एज ए एकेडमिक हेड प्रिंसिपल भी कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मेरे सामने 3 प्रकार की विशेष चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा है। पहली चुनौती रही है छात्रों के स्तर पर कि छात्रों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की रुचि रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में मुझे प्रारंभिक दौर में समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरे स्तर पर जो मेरी समस्या, जो चुनौतियां मेरे सामने आई वह कि समाज और राष्ट्र दोनों के जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो सुनिश्चित किए गए हैं उनके साथ में अपने आप को समायोजित करना, उनके साथ समन्वय स्थापित करना और उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी मेरे को विभिन्न समस्याएं सामने आई है। तीसरा मेरे सामने जो समस्याएं रही है वो बदलते परिवेश में अपने आप को अपडेट रखना और साथ ही विद्यार्थियों को भी इस एलपीजी के दौर में उन चुनौतियों के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं, उनके लिए उनको तैयार करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है और इनको मैंने बखूबी पूरा करने के लिए अपने आप को अपडेट किया और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए उनको गाइडेंस और काउंसलिंग किया और साथ ही साथ में उनको नई चीजों को सीखने के लिए तैयार किया। सर आपने अभी 2 टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया है, एक तो नेशनल फ्रेमवर्क, दूसरा एलपीजी। तो इसके बारे में आप दर्शकों को थोड़ा विस्तृत रूप से बता दें। अनुज जी, जैसे कि एलपीजी सन 1990 के बाद में पूरे संसार में उदारीकरण का दौर चला, जिससे हमने कहा लिबरलाइजेशन। पी का मतलब हो गया यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, जिसको हमने कहा निजीकरण, कि विभिन्न क्षेत्रों को सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए भी खोल दिया। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं खगोलीकरण या वैश्वीकरण भी कर सकते हैं, कि वर्तमान में ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल जो सीमाएं हैं उनको तोड़ते हुए सारा जो संसार है एक ग्लोबल विलेज के रूप में काम करें। और इस एलपीजी से शिक्षा का जो क्षेत्र है वह भी अछूता नहीं रहा है। तो उसका प्रभाव हमारे करिकुलम, जैसे आपने पूछा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि भारत सरकार ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए और स्कूल शिक्षा के लिए, दोनों के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क बनाया है और कि हमें विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, किस स्तर पर देनी है, किस विधियों से देनी है, किस टीचिंग मेथड से देनी है और उनकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं और उन आकांक्षाओं में जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरा हो सके, उसके लिए एक गाइडलाइन सरकार तैयार करती है। और स्टेट गवर्नमेंट और हमारा भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के रूप में चेंज हो गया है, वह विभिन्न
नीतिगत निर्णय लेते हैं और उनके ऊपर क्रियान्वयन के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं वो उस पर कार्य करती हैं। तो जैसे कि सर आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की। हाँ, राजस्थान में महाविद्यालयों की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एक बाढ़ सी आ गई है, उसके क्या कारण है? देखो, आप ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में ही क्यों निजी महाविद्यालयों की संख्या इतनी बढ़ गई है और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या इतनी क्यों बढ़ गई है, और इसी के साथ में आपने कहा ये क्यों बढ़े हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन संस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए ना तो राज्य स्तर पर ना ही केंद्रीय स्तर पर कोई अच्छे से मैकेनिज्म नहीं है। अलग अलग मैकेनिज्म तो हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एनसीटी है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए आईसीटी है, साथ ही साथ में आपके फार्मेसी के लिए पीसीआई है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए आपका आईसीआर है, और सामान्य जो परंपरागत शिक्षा के लिए आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। लेकिन निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। एक तो ये इसका कारण रहा है कि यदि कोई रेगुलेट करने वाली एजेंसीज होती तो इनकी संख्या में कुछ हद तक लगाम लगती। दूसरा कि जब इन निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालयों का जो गठन हो रहा है उनमें महत्वपूर्ण है कि ये गठन तो नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए होता है, एक ट्रस्ट के रूप में होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये व्यवसायिक व्यवसाय के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, जबकि आना चाहिए था नो लॉस नो प्रॉफिट कम्युनिटी सर्विस के लिए। लेकिन ये कुछ हद तक जो मेरा अनुभव रहा है उससे भटक कर ये प्रॉफिट ओरिएंटेड काम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, कुछ शिक्षण संस्थाएं नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योर करके भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में राष्ट्र और स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी काम कर रहे हैं। और कुछ संस्थाएं तो यहाँ पर ऐसी भी हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, कुछ तो चलने भी लग गई है, ऐसा भी मैंने देखा है, और वो उनके लिए प्रयासरत भी है। जैसे अभी मैं कुछ संस्थाओं में होकर आया हूँ, मैंने वहां पर देखा भी है, अनुभव भी रहा है, खुद मेरे महाविद्यालय भी इसमें कार्य करने के लिए अग्रसर हैं। हम लोग इसकी अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है, निर्देशित किया गया है कि 2023 तक आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही अपने आप को अपडेट करना है और उसके अनुसार ही पाठ्यचर्या को और जो विभिन्न जो प्रोग्राम है उनका संचालन करना है। सिर्फ संचालन नहीं करना है, इवैल्यूएशन प्रोसेस भी वैसा ही रखना है ताकि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा किया जा सके। सर, मेरा एक प्रश्न ये हो रहा है, जैसे कि विभिन्न राज्यों में हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, एक तो प्राइवेट, एक गवर्नमेंट। तो भारत में विभिन्न राज्यों में गवर्नमेंट जो शिक्षा के इंस्टीट्यूट हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अधिकांशता देखी गई है कि अच्छे खासे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, परंतु राजस्थान, जहां तक मुझे पता है कि राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज थी वो बंद होने की कगार पे है या वो बंद हो चुकी है, और प्राइवेट कॉलेज की ओर अग्रसर हो रहे हैं सब। तो सर, इसका क्या कारण रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए सर, देखिए अनुज जी, इसमें जो महत्वपूर्ण राजस्थान को मैं पर्टिकुलर राजस्थान के बारे में बात करूंगा कि शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने हायर एजुकेशन में
शिक्षा के क्षेत्र को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है, ना एजुकेशन का काडर निर्मित किया है। जब एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में, काडर के रूप में नहीं होता है, तो वहां पर जितने भी चाहे सरकारी विश्वविद्यालय हो या सरकारी महाविद्यालय हो, वहां पर जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो नहीं आना चाहते। दूसरा कि अभी एनसीटी ने 2 नए कोर्स स्टार्ट किए हैं, आईटीपी प्राइमरी एजुकेशन, आईटीपी सेकेंडरी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी किया था और सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी महाविद्यालयों से आवेदन करने के लिए कहा था कि आप अपने महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में आईटीपी चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसके लिए आवेदन कीजिए और एनओसी लीजिए और एफिलिएशन लेकर आप कोर्स शुरू कीजिए। यदि हमारे पास पहले से ही कैडर होता तो बीए में जैसे कि फिलोसफी होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, चाहे वो बीए ट्रेडिशनल हो या बीए ऑनर्स हो, यदि एजुकेशन होता तो उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में ये होता, तो आईटीपी शुरू करने में हमें दिक्कत नहीं होती। हमारे पास पहले से ही फैकल्टी वहां पर होती, चाहे वह सहायकाचार्य के रूप में हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हो, चाहे वो प्रोफेसर के रूप में हो। लेकिन जब फैकल्टी नहीं है तो इन महाविद्यालयों ने, सरकारी महाविद्यालयों ने आवेदन किया ही नहीं है। अभी आज की ही बात है, आज भरतपुर में एक सरकारी एक महाविद्यालय उसने आवेदन किया था और उसका आईटीपी को लेकर एक आज नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। और इसके पीछे मैं मानता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और महाविद्यालयों में कार्यरत जो प्राचार्य हैं उनकी जो प्रशासनिक असक्षमता कर लीजिए या अनिच्छुकता कह लीजिए, वो इसमें काम करना ही नहीं चाहते या फिर वो एजुकेशन में या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनोवेशन को नहीं लाना चाहते। सर मेरा एक अगला क्वेश्चन जो है वो है केंद्रीय सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम और स्टेट एजुकेशन सिस्टम, तो ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? बहुत उचित प्रश्न है आपका अनुज जी। इसमें जो आपको देखो, शिक्षा का जो विषय है वह समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है। इसके ऊपर नीतिगत निर्णय स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट भी नीतियां बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नीतियां बना रही है। इसको आप यदि ऊपरी रूप से देखें तो आप देखेंगे कि निजी जो आपके राज्य स्तर के विश्वविद्यालय भी, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया है, ब्रज यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार से केंद्र भी ऐसे नीतिगत निर्णय लेती है। जैसे आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम हैं, नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं, तो अब इसमें एक समानता के लिए जब आप करेंगे, संबंध क्या है कि हर स्टेट अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ये डायमेंशन यहाँ अलग है। यूपी में जाएंगे तो वहां पर अलग प्रकार का कल्चर डायमेंशन, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो वहां अलग प्रकार का है, केरला में आप देखेंगे तो वहां अलग प्रकार का है। तो हर स्टेट अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय के तहत अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाते हैं। उन्हीं नीतियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनते हैं और जो एनफोर्स जो एजेंसीज होती है वो उनको क्रियान्वित करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र को यह ध्यान रखना होता है कि उनको नेशनल इंपोर्टेंस और नेशनल इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी पड़ती है। उनको सभी स्टेट को और यूटीज को साथ में लेते हुए चलना पड़ता है कि वो साथ में आए और ऐसी नीतियां हो कि वो उनके बीच में राज्य की नीतियों में और केंद्र की नीतियों में किसी प्रकार का टकराव
महसूस ना हो। तो सर आज के इस पॉडकास्ट को थोड़ा यही विराम देते हैं। बाकी अभी और भी इस श्रृंखला में आगे वीडियोज आएंगे। और आपका धन्यवाद सर, आपने हमको इतना अमूल्य समय आपका आपने हमको दिया। जी धन्यवाद अनुज जी। और सभी जो लिसनर है उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिम्बायोसिस एजुकेशन के जो भी वीडियोज आए उनको समय समय पर सुने और अपनी जो भी क्यूरीज हैं, यदि किसी प्रकार का आपका जिज्ञासा है तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के ऊपर विभिन्न विशेषज्ञ इस सिम्बायोसिस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आप उनसे अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।